अच्छा ये बताओ बच्चे क्यों नहीं है मतलब 18 दिखा रहा है इसमें इसमें तो मतलब दो तीन मतलब 15 बच्चे ही अवेलेबल है यहाँ पे। दिक्कत क्या हो रहा है? हम खाना पीना छोड़ के तुम्हारे लिए इतना प्रिपेयर करके आते हैं और बच्चे ही क्लास में नहीं आते हैं। यार मैं किरण ज्योति को बोल रही थी, वो आपसे कांटेक्ट की। नहीं वो बात नहीं की हुई अब तक। तो मैं बोल रही थी आज क्लास में उसकी। क्या करेगी वो? मैं बोला कि साहब बोल रहे थे तो साहब से कांटेक्ट कर लेना, बोला कि। अच्छा। सबको स्क्रीन विजिबल है? इधर नहीं डिफ़िकल्टी। लेट मी मतलब और एक बार पे जाऊँ। हाँ रंजीत। सर जो यूक्रोमेटिन है वो जेनेटिकली एक्टिव क्यों है? देखो वो जेनेटिकली इसीलिए एक्टिव है क्योंकि जो एंजाइम वगैरह है उनको वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना पड़ता है यूक्रोमाटिन में। ठीक है? क्योंकि वो लेस कंडेंस होते हैं। जब जो मतलब जो हेटेरोक्रोमाटिन है वो यूक्रोमाटिन के कंपैरेटिवली वो ज़्यादा कंडेंस है। कंडेंस मतलब क्या है? वो ज़्यादा पैक टाइटली पैक होके वहाँ पे रहे हैं, राइट? तो कोई भी एक थ्रेड मान लो, कोई भी एक रोप, ठीक है? वो मतलब वो मतलब उसके अंदर वो पूरा घुल मिल मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं पता नहीं, उड़िया में बोल देता हूँ। वो पूरा थ्रेड है कि पूरा गुड़े तुड़े ही जाती हो, बुझी तो। हाँ हाँ ठीक। तो वो उस टाइप का हो जाएगा। मतलब उसके बीच से वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उसको ओपन करना। तो वहाँ पे तुझे कितना टाइम लगेगा ओपन करने में? ज़्यादा टाइम लगेगा कि नहीं? हाँ बट कोई कोई एक थ्रेड या रोप वो थोड़ा ही वहाँ पे रैप होके होगा। तो वो तुझे कम टाइम लगेगा ओपन करने में। ठीक है? हाँ, आसानी से निकल जाएगा। हाँ बायो एनर्जेटिकली मतलब जो एनर्जी हमारा बॉडी बॉडी ऑलवेज चाहता है, सिस्टम क्या चाहता है कि जो हमारा एनर्जी है उसको कितना कम टाइम में वो उसको मतलब कितना कम खर्चे में कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, राइट? हाँ तो जो यूक्रोमाटिन रीजन है वहाँ पे बॉडी को मतलब वो डीएनए को एक्सेस करने के लिए वहाँ पे कम एनर्जी लगाना पड़ता है सेल को देन हेटेरोक्रोमाटिन रीजन। देखना आप प्रणव कुमार एंड उषा मीना में ये बात भी लिखा हुआ है कि जो हेटेरोक्रोमाटिन रीजन है वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा मतलब आज मैं बुक देख रहा था तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है जो हेटेरोक्रोमाटिन रीजन है वो पूरा ऐसा नहीं है कि वो पूरा नॉन फंक्शनल है। ठीक है? थोड़ा थोड़ा। हम्म। वो थोड़ा थोड़ा मतलब जब उसका काम में आता है जैसे स्ट्रेस होता है या कभी फंक्शन ज़रूरत पड़ जाए कि वो जिन उसके पास है, फिर वो जो मेटाबोलाइट होगा या वो जो एंजाइम होगा वो जो फैक्टर होगा वो वहाँ पे जाके बाइंड करेगा। ठीक है? बाइंड करने के बाद फिर हेटेरोक्रोमाटिन ओपन ओपन होता है। वही सीन है। और किसी का कुछ डाउट है? हेलो? हाँ सर। नो सर। ओके। अच्छा तुम सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए कल जो मैंने क्लास लिया था? कुछ कुछ क्वेश्चन? नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा इस जन्म में तो नहीं हो पाएगा। सर हम बस थ्योरी पढ़ रहे थे, क्वेश्चंस नहीं किए। किससे पढ़ रहे थे थ्योरी?
हाँ सर, सिर्फ थ्योरी ही पढ़े थे। पाथफाइंडर सर से और आपके जो स्लाइड था वहाँ उससे। से अच्छा, मैं आज जो स्लाइड भेजूंगा, मतलब आज क्लास के बाद स्लाइड और रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग स्लाइड जिसको प्रिपेयर करना है प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे क्वेश्चन पूछूंगा पाथफाइंडर से, और जिसका जो डाउट होगा क्वेश्चन वो मुझे पहले बोलना, उसके बाद फिर जो क्वेश्चन किसी का डाउट नहीं होगा वो पूछूंगा विथ रीज़न नेक्स्ट क्लास में। रेडी होके रहना। और जो पिछले जो एग्ज़ाम सब हो गया है अब तक, उससे जो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है उससे भी क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन पूछने से पहले उसमें किसी का कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो चलते हैं, कल इतना तक हम, हाँ कल हम इतना तक देखे थे, राइट। कंडेंस क्रोमेटिन, वहाँ पे एटीपी यूज होता है, एटीपी को ट्रांसफ़र होता है, फिर वहाँ पे एक फॉस्फेट लगता है जैसे कि रीमॉडलिंग होता है क्रोमेटिन का। उसके बाद ही सेल ये जो डिकॉन्टेंस क्रोमेटिन है इसको एक्सेस कर पाता है, राइट, है कि नहीं। फिर नेक्स्ट हाँ चलते हैं, सर। ठीक है। जो न्यूक्लियस है वहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस क्या है, कल मैंने बताया था न्यूक्लियोलस क्या है, कौन बताएगा। वो एक ऑर्गेनेल है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होता है और वो राइबोसोम्स को फॉर्म करता है, प्रोड्यूस करता है। हाँ, राइबोसोम वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, बढ़िया। तो नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं, ठीक है। हिस्टोन जो पता है ना सबको, हिस्टोन कितना टाइप का हिस्टोन है, कौन बताएगा। 4 टाइप्स। क्या 5 टाइप्स। 5 टाइप्स। H1 H1, H2A, H2B, H3, H4। H3H4। तो H2 का तो 2 टाइप हुआ ना, H2A एंड H2B। तो हिस्टोन तो 4 टाइप का हुआ ना, हिस्टोन 1, हिस्टोन 2, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4। और जो हिस्टोन 1 है वो कहाँ पे लगता है, किस डीएनए के साथ। लिंकर डीएनए। लिंक डीएनए। हाँ लिंक करके रखता है। हाँ, लिंक डीएनए। लिंकर डीएनए, ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो हिस्टोन 3 है, देख रहे हो सबको, राइट। हाँ सर। ये जो हिस्टोन 3 है ये इसका हेड पार्ट है, ठीक है। हम आगे चलकर देखेंगे कि हिस्टोन का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ये जो हिस्टोन 3 है, हिस्टोन मतलब सभी हिस्टोन मॉलिक्यूल का एक हेड रीजन होता है, मतलब जो प्रोटीन का मेन पार्ट होता है, और एक टेल का रीजन होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो जो टेल का रीजन होता है वहाँ पे बहुत सारे अमीनो एसिड होते हैं, राइट। तो कौन बताएगा, के जो के है, के किस अमीनो एसिड के लिए लिखा जाता है, लाइसिन। और एस, लाइसिन। आर, अर्जिनिन। अर्जिनिन। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे देखो, एम फॉर मेथिलेशन, ए फॉर एसिटिलेशन एंड पी फॉर फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो हिस्टोन है, हिस्टोन का भी मॉडिफिकेशन होता है, जो क्रोमोजोम जब क्रोमोजोम का पैकेजिंग होता है तभी हिस्टोन का भी मॉडिफिकेशन होता है। तो ये जो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है मेनली ये 3 टाइप का यहाँ पे लिखा हुआ है, मेथिलेशन, एसिटिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, और एक है यूबिक्विटिलेशन, ठीक है, यूबिक्विटिलेशन, ठीक है। हम देखेंगे नेक्स्ट। तो यूबिक्विटिलेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिसर्च अभी नहीं हुआ है। तो मेनली एग्जाम में ये 3 टाइप का आता है, कभी कभी पूछा जाता है यूबिक्विटिलेशन, तो वहाँ पे तुमको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। सर हाँ, यस। सर, ये जो मिथिलेशन, एसिटिलेशन, फॉस्फोराइलेशन ये क्यों होता है सब वहाँ। देखो, मान लो जब हिस्टोन पैक हो गया, ठीक है, मतलब हिस्टोन का ऑक्टामर फॉर्मेशन हो गया, डीएनए उसके अंदर पैक हो गया। पैक होने के बाद
वहाँ पे क्या होता है ना, सेल अपना हिस्टोन वहाँ पे मॉडिफिकेशन करता है ताकि वो जो वो जो जीन है जो डीएनए रैप होके रहा है वहाँ पे, वो तो कुछ जीन मतलब कुछ प्रोटीन के लिए वो क्या ट्रांसक्रिप्शन मतलब कुछ प्रोटीन फॉर्मेशन करता होगा कि नहीं, वो डीएनए। फिर वो जो जीन है वो जीन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे हिस्टोन मॉडिफिकेशन किया जाता है, मतलब सेल अपने आप हिस्टोन को मॉडिफिकेशन करता है ताकि जो जब मॉडिफिकेशन होता है तभी नॉर्मली मतलब जनरली कोई भी एंजाइम वगैरह आके वहाँ पे असिस्ट नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो ये बात को? सिर्फ पर्टिकुलर जीन आके वहाँ ट्रांसक्राइब होगा हाँ और फॉर्म करेगा। हाँ, वही वही बात है। तो हिस्टोन इसीलिए मॉडिफाई होता है ताकि वो जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, जब तक देखो हमारा मैं कल बताया था जैसे कि जो क्रोमाटिन है विदाउट क्रोमाटिन मॉडिफिकेशन का मतलब क्रोमाटिन जब तक ओपन नहीं होता है हमारा जीन तब तक एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। वही क्रोमाटिन मॉडिफिकेशन के अंदर हिस्टोन मॉडिफिकेशन आता है, ठीक है। और हिस्टोन मॉडिफिकेशन मेनली एनिमल में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो प्लांट में नहीं होता है, प्लांट में नहीं होता है मतलब होता है, रेयरली होता है, बट एनिमल में फ्रीक्वेंटली होता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत सारा मतलब एनिमल का बॉडी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है प्लांट से, ठीक है। समझ में आया ये बात को? देखो यहाँ पे ये तुमको याद रखना पड़ेगा, आगे चलकर हम देखेंगे कि कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं इसको ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि मान लो ये जो अमीनो एसिड है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड मेथिलेशन होता है, पर्टिकुलर अमीनो एसिड फॉस्फोरिलेशन होता है और पर्टिकुलर अमीनो एसिड एसिटिलेशन होता है। फिर डीमेथिलेशन होता है, डी एसिटिलेशन होता है, डी फॉस्फोरिलेशन होता है जब जीन को असेस करना पड़ता है। किसका होता है? हिस्टोन का डीमेथिलेशन होता है जब कोई भी जीन को असेस करना पड़ेगा, मतलब सेल को असेस करना है कोई जीन, तभी वो डीमेथिलेशन करेगा पहले, उसके बाद वो हिस्टोन को मतलब वो जीन को असेस करेगा। जब तक हिस्टोन का डीमेथिलेशन नहीं होगा तब तक हिस्टोन डीएनए से ओपन नहीं होगा, ठीक है। वो वहाँ पे ही ऐसे बाइंड करके रहेगा। क्लियर? सबका ये बात क्लियर? ठीक है। तो ये भाई ये जो बॉक्स है इसको याद रखना, जो हिस्टोन 1 है वो लाइसिन रिच है, जो हिस्टोन 2A एंड 2B है वो स्लाइटली लाइसिन रिच है, ठीक है। और जो हिस्टोन 3 है वो आर्जिनिन रिच है और जो हिस्टोन 4 वो भी आर्जिनिन रिच है। मॉलिकुलर वेट का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना कि कौन सा हिस्टोन मॉलिक्यूल कैसे रिच है। देखो याद ऐसे रखोगे 1 2 2 मतलब 1 और 2, हिस्टोन 1 2 वो लाइसिन रिच है। हिस्टोन 1 पहले आता है इसलिए वो ज़्यादा लाइसिन रिच है। हिस्टोन 2 और 2 बाद में आते हैं और वो भी 2 टाइप में डिवाइड हुए हैं, ए और बी में। तो तुम ऐसे याद रख सकते हो कि वो दोनों, ये जो लाइसिन रिच था उसको दोनों के बीच में डिवाइड कर लिया, तो वो स्लाइटली लाइसिन रिच है। देखो आज मैं जो बता रहा हूँ उसको नोट करके रखना, क्योंकि ये कोई भी बुक्स में नहीं है, आगे चलकर हम देखेंगे, ठीक है। कुछ सारे चीज़ मैंने मतलब मैं जो पेपर वगैरह पढ़ा था उससे लेके आया हूँ, तो नोट करके रखना, बाद में फिर तुमको नहीं मिलेगा कहीं पे भी, फिर रिकॉर्डिंग में भी नहीं मिलेगा, रिकॉर्डिंग ढूंढ रहे होगे वहाँ पे बैठ के ऐसे ही। समझ में आया? हिस्टोन 1 जो है वो लाइसिन रिच है, हिस्टोन 2 जो है वो भी लाइसिन रिच है। तो हिस्टोन 2A एंड 2B अपने बीच में वो लाइसिन को डिवाइड कर रहे हैं, इसीलिए वो दोनों स्लाइटली लाइसिन रिच है, ठीक है। और हिस्टोन 3 और 4 जो है वो आर्जिनिन रिच है। कितना आसानी से याद रहता है, एग्जाम में आएगा तो पूरा 1 मार्क तुम्हारा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन के ऊपर। डेफिनेशन क्या है, मैकेनिज्म, मतलब थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे। ऊपर वाले स्लाइड में हम क्या देखें कि हिस्टोन क्या है। देखो पैकेजिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये एग्ज़ाम में आता है कभी कभी। देखो न्यूक्लियस जो है उसका डायमीटर है 0.006 मिलीमीटर, राइट, ठीक है। और जो ह्यूमन सेल है उसका डीएनए का साइज ही 2 मीटर है।
तो वो वहाँ पे कैसे पैकेज होता है? विदाउट क्रोमोसोम, मतलब विदाउट क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन जो पैकेजिंग है डीएनए का वो नहीं होगा, तो इतना छोटा न्यूक्लियस में इतना बड़ा डीएनए कहाँ से पैक होगा? हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। तो पैकेजिंग का दो ही मतलब है, एक कॉम्पैक्टेशन, कॉम्पैक्टेशन मतलब कॉम्पैक्ट कर देना, जो डीएनए पूरा ओपन होके रहेगा तो उसको कॉम्पैक्ट जब कर दिया जाएगा तभी वो आसेस भी नहीं हो पाएगा और बहुत कम स्पेस लेगा रहने के लिए। और सेकंड है आसेस। आसेस कैसे होगा? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में पैकेजिंग ओपन होगा फिर वो आसेस होगा। ठीक है, पैकेजिंग का मतलब है जब हमको ज़रूरत पड़ेगा उसको ओपन करेंगे। जैसे कि मान लो हमारे पास एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है, हम उसको अभी यूज़ नहीं करेंगे तो उसको ओपन कर देंगे, फिर उसके अंदर वो ह्यूमिडिटी आ जाएगा, ह्यूमिडिटी आने के वजह से वो बिस्किट थोड़ा नरम हो जाएगा, राइट। इसीलिए जब हमको ज़रूरत होगा तभी हम उसको ओपन करेंगे, फिर से जब ज़रूरत नहीं होगा उसको क्लोज करके रख देंगे। ठीक है, और एप्लीकेशन और रिपेयर में भी पैकेजिंग हेल्प करता है। ठीक है सर वो कॉम्पैक्शन और एक बार बता देंगे? अरे कॉम्पैक्टेशन, कॉम्पैक्ट करना, कॉम्पैक्ट मतलब क्या? छोटा करना, कोई भी एक बहुत बड़ा चीज़ को छोटा करके रखना, कॉम्पैक्ट। ठीक है, वही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कॉम्पैक्ट करके रखना। जैसे कि हमारा डीएनए का जो पैकेज होता है वो क्या मेनली उसका पीछे ये वजह होता है कि वो कॉम्पैक्ट होके रहे, कम स्पेस ले। नहीं तो 0.06 मिलीमीटर का जो डायामीटर है हमारा न्यूक्लियस का, उसमें ये 2 मीटर वाला डीएनए कैसे रहेगा? मतलब हमारा टोटल हाइट तो 2 मीटर है ना, है कि नहीं? हाँ सर समझ गई। हमारा हाइट 2 मीटर है। No, sir. ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, कल सब तुम्हारा हाइट माप के उसको मीटर में कन्वर्ट करना कितना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बारे में हम कल बात किए थे, लेवल ऑफ क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, राइट। जो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है, तो इसको और एक बार बताने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ पे याद रखना जो हेटेरोक्रोमेटिन है मोर कंडेंस, मतलब जीन वहाँ पे साइलेंस रहता है, और जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो रेप्लिकेटेड लैटर इन एस फेज। ठीक है, रेप्लिकेटेड लैटर इन एच फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज में सबसे लास्ट में हेटेरोक्रोमेटिन रीजन जो है वही रेप्लिकेट होता है, पहले यूक्रोमेटिन रीजन रेप्लिकेट होता है। ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ, मतलब एक्सप्लेन करते टाइम, कि जो यूक्रोमेटिन है वो एंजाइम्स के लिए ज़्यादा असेसेबल, मतलब फास्ट, उसको एंजाइम्स जाके फास्ट असेस कर सकते हैं दैन हेटेरोक्रोमेटिन रीजन। इसीलिए जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो एस फेज में, सिंथेसिस फेज में बाद में रेप्लिकेट होता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो एस फेज में कौन सा क्रोमोसोम का कौन सा रीजन जो है वो लैटर कंडेंस होता है, मतलब बाद में रेप्लिकेट होता है। वहाँ पे पूछा जाएगा ऐसे यूक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन, सेंट्रोमियर, टेलोमियर। ठीक है, तो वहाँ पे तुमको हेटेरोक्रोमेटिन का ऑप्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ सर। कल कृष्णा ये बात पूछ रही थी कि सर ये जो हिस्टोन है वो हिस्टोन कैसे बाइंड होके रहता है, उसके चारों तरफ मूव करके रहता है? नहीं, देखो वो कल भी मैंने बताया था, वो चारों तरफ मूव करके नहीं रहता है, हिस्टोन 1 के बारे में बोल रहा हूँ। बट जो हिस्टोन का ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है H2A, H2B, H4 एंड H3 से, उसके चारों तरफ डीएनए रैप होके रहता है। ठीक है, कहीं पे देखो ये बात याद रखो, हमको पर्टिकुलरली पता नहीं है कि वो कितना टर्न, डीएनए कितना टर्न लेके रहा है। कल हम ये देखे थे कि ये था 1.65 एक बुक में दिया हुआ है, मैंने फिर आज कूपर से देखा तो वो 1.75 लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसलिए ठीक है, ये याद रखना 1.5 से ज़्यादा, मतलब नियरली 1.7 के आसपास, तो इससे ज़्यादा मत, मतलब एग्ज़ाम में आएगा तो वो ऑप्शन वैरी कर सकता है, तो तुमको
उसको याद में रख के 1.65 है तो वहाँ पे 1.75 लिखा होगा कि 1.8 भी लिखा होगा, तो तुमको बेस्ट ऑप्शन चूज करना होगा 1.8। ठीक है। और किसी को डाउट है इसमें? कुछ डाउट रहा या और एक बार फिर बताऊं? देखो, जो हम कल क्या डिस्कस किए थे, जो हमारा डीएनए है, जो डीएनए यहाँ पे रैप करता है वो कितना रहता है? 1.65, राइट। 1.65 मतलब एक बार पूरा राउंड करता है, फिर और एक बार जो राउंड करता है वो 0.65, तो मिला के 1.65 टर्न हुआ। ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे बुक में ऐसा दिया हुआ है कि 1.75, जैसे कि कूपर में दिया हुआ है वो 1.75। ठीक है। तो वो वैरी करता रहता है बुक्स टू बुक, मतलब कोई रिसर्च किया उसको 1.69 मिला, कोई रिसर्च किया उसको 1.65 मिला। ठीक है। तो उसके हिसाब से वो बुक्स में अपने रेफरेंस के हिसाब से डाले हुए होते हैं। बट जो एग्ज़ाम में आएगा तुम इसके बीच से, मतलब इसके आसपास जो वैल्यू होगा उसको करना। देखो 1.65 डायरेक्ट देता है तो वो कर लेना, नहीं तो 1.75 देता है तो वो कर लेना, या 1.8 देता है, 1.6 देता है तो वो कर लेना। ठीक है। तो वो ये जो 1.75 या 1.65 टर्न है उसमें कितना डीएनए जाता है? देखो भाई, वो 174 बेस पेयर, ठीक है, सॉरी 147 बेस पेयर जाता है। ठीक है। ये 147 बेस पेयर रहता है 1.75 टर्न में। ठीक है, ऑक्टामर। तो यहाँ पे वो इक्वेशन दिया हुआ है कि ऑक्टामर में 2 हिस्टोन वगैरह वगैरह, वो तो हम डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि ये जो डीएनए का पैकेजिंग है वो कैसा है, कैसे होता है। कृष्णा कल पूछ रही थी ये बात। देखो कृष्णा, अच्छे से देखना ये। देखो यहाँ पे देख रहे हो हिस्टोन 3, जहाँ पे मेरा कर्सर है, सबको दिख रहा है हिस्टोन 3 मॉलिक्यूल? जूम करो अपना स्क्रीन। देखो हिस्टोन 3 जो मॉलिक्यूल है उसका 2 टेल रीजन है ना? सबको टेल रीजन दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। देखो हिस्टोन 4 में उसका भी 2 टेल रीजन है। ठीक है। ये 2 प्रोटीन है, फिर वो अपना डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, जो H3 और H4 डाइमर बोला जाता है। ठीक है। फिर जो H3H4 डाइमर है वो टेट्रामर फॉर्मेशन करते हैं, H3H4 टेट्रामर। तुम प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, वो कैसे बाइंड होता है। वो राउंड वाला स्ट्रक्चर नहीं है जो हम सोचते हैं, वो राउंड वाला स्ट्रक्चर है, नहीं, वो राउंड नहीं है, बस उसको इल्यूस्ट्रेशन के हिसाब से दिखाया गया है। यहाँ पे देखो वो राउंड दिखाए गए हैं ताकि सबको समझ में आए वो जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं वहाँ पे। ठीक है। फिर तो जो हिस्टोन का हिस्टोन 2 का H2A है, हिस्टोन 2, ठीक है, वो और H2B है, वो मिल जाते हैं, वो अपना डाइमर फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। फिर वो अपना टेट्रामर फॉर्मेशन करता है। फिर जो H3H4 का टेट्रामर और H2A H2B का टेट्रामर जो है वो जाके हिस्टोन ऑक्टामर बना देता है। ठीक है। ये डायमर है, मतलब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, ये भी 4 मॉलिक्यूल बनाएगा, और H3H4 टेट्रामर है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल और यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल मिला के ऑक्टामर बना देता है। ठीक है। यहाँ पे देखो ऊपर वाला पिक्चर में कैसे डीएनए रैप होके यहाँ पे है, बीच में हिस्टोन का ऑक्टामर है। ठीक है। ऐसे ही हाँ हाँ यस सर, जब वो जो हिस्टोन का मोनोमर फॉर्म होता है उसमें क्या वो इनएक्टिव रहता है क्या? मतलब ऑक्टामर फॉर्म होने के बाद क्या वो एक्टिव होता है? ऐसा क्या होता है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा शायद नहीं होता है। मतलब देखो मैं तो जितना बुक से, मतलब 2-3 बुक रेफर किया हूँ, वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। बट इफ तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए तुमको जानना है तो तुम एक बार, मतलब मैं तुमको रिसर्च पेपर देख के भेज दूंगा, क्योंकि वो एक्टिव रहता है या नहीं रहता है वो बुक्स में कुछ एक्सप्लेन नहीं है। वो अभी भी रिसर्च इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च ही चल रहा है। ठीक है। तो ऑक्टामर जब फॉर्मेशन होता है तभी एक्टिव हो जाता है, मतलब डीएनए उसके चारों तरफ रैप होने लगता है। बट टिल डायमर फॉर्मेशन ये डीएनए के पैकेजिंग के टाइम होता है या पहले होके फिर ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है, वो मैं देख के तुमको क्लियर करूँगा। ठीक है। ओके।
ये ऑक्टामर फॉर्मेशन सबको समझ में आया कैसे हिस्टोन का ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है, या किसी को डाउट है? नहीं सर, आ गया। ठीक है, तो बस यही याद रखना कि जो H3 है, मतलब जो हिस्टोन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे उसका 2 टेल है, और वो टेल में अभी क्यों बोल रहा हूँ उसका 2 टेल है, वो टेल में ही हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। वही टेल रीजन में ही हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होता है। जैसे कि हम पहले वो स्लाइड में देखे ना, वहाँ पे जो लाइसिन रीजन है या सेरिन और थ्रियोनाइन का रीजन है, वहाँ पे वो मॉडिफिकेशन होता है। तो वो जनरली यही टेल रीजन में होता है। यहाँ पे ये जो बीटा हेलिक्स है, बीटा हेलिक्स में कुछ नहीं होता है। देखो ये जो स्प्रिंग जैसा दिख रहा है ना, इसको बीटा हेलिक्स बोलते हैं, और जो टेल रीजन है ना, उसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन में शाश्वती मैम तुमको एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्या होता है हिस्टोन, मतलब प्रोटीन का क्या क्या फॉर्मेशन होता है। कृष्णा, डाउट क्लियर? सर हाँ हाँ सर, वो जो H3 और H2 है, जब अगर आपस में मिल जाएंगे तो उनके बीच में कभी मतलब बॉन्ड नहीं होती है? देखो, वो जो ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे तो एक तरफ H3 और H4 का टेट्रामर रहता है ना, ठीक है, और एक तरफ H2A H2B का टेट्रामर रहता है। तो वो जो H3 H2A है, उनके बीच में भी वो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बट वो टेट्रामर बनने के बाद, जब H3 H4 का टेट्रामर बन गया, फिर H2A H2B का टेट्रामर बन गया, उसके बाद ही वहाँ पे उनके बीच में बॉन्ड होगा। देखो यहाँ पे जैसे जॉइन हुए हैं, वो 2 बॉन्ड यहाँ पे जॉइन हुआ है, तो कैसे जॉइन हुआ है? बीच से जॉइन हुआ है। जब बॉन्ड ही फॉर्मेशन नहीं होगा तो कैसे फिर वो अपने बीच में ऑक्टामर फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। और इसलिए H3 H2A के बीच में हो सकता है, बट तुम बायो एनर्जेटिक को सोचोगे, मतलब देखो, कब एक प्रोटीन है ए, तरह मान लो H3 है H4 है, और वहाँ पे H2A प्रेजेंट है H2B है, बट जो प्रोटीन है उसका एफिनिटी डिसाइड करता है कि वो किसके साथ फ्रीक्वेंटली बाइंड होगा, है कि नहीं। तो H3 जो है उसका वो फ्रीक्वेंटली H4 के साथ बाइंड करता है, क्योंकि उसके H3 का H4 के साथ एफिनिटी ज़्यादा है बाइंड करने का, इसीलिए तो वो डायमर फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए H3 और H2A डायमर फॉर्मेशन नहीं करते हैं, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, वो जब बायोएनर्जेटिक, तुम जब सोचोगे बायोएनर्जेटिक्स को लेके, तभी तुमको पता चलेगा कि जो प्रोटीन का एफिनिटी है वो डिसाइड करता है कि प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन किसके साथ बाइंड करेगा, ठीक है। इसीलिए फॉर्मेशन यहाँ पे जो डायमर होता है वो H3 H4 के बीच में होता है, और H2A और H2 बीच में जो डायमर फॉर्मेशन होता है, क्योंकि H2A H2B के साथ ज़्यादा एफिनिटी है देन H2A H3 के साथ जो एफिनिटी है, ठीक है। इसीलिए वो टेट्रामर फॉर्मेशन होने के बाद ही उनके बीच में वो बॉन्ड फॉर्मेशन होके हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक बार जूम करो, जो जहाँ पे मेरा कर्सर है, ठीक है, वहाँ पे कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं ना, वो भी डीएनए के ऊपर बाइंड करके रहते हैं डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर वो जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो ये जो हिस्टोन ऑक्टामर जो फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ऑक्टामर के चारों तरफ और डीएनए कॉइल हो गया, होने के बाद उसको टाइटली पैक करता है। तो ये जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, इसका बहुत ज़्यादा मायने है हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में। ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में वो पैकिंग को ज़्यादा टाइटली कर देते हैं देन कंपैरेटिवली टू द यूक्रोमेटिन रीजन। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। प्रोटीन का फंक्शन क्या है? नॉन हिस्टोन, देखो जो हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन भी एक प्रोटीन है, उसका काम है ऑक्टामर फॉर्मेशन करके वो जो कॉइल, मतलब डीएनए को होए उसको रैप करना, ठीक है।
बट जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो आके क्या करते हैं, डीएनए के साथ बाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। डीएनए के साथ बाइंड करने के बाद नॉन हिस्टोन प्रोटीन वो उसको और अच्छे तरीके से रैप करने लगते हैं, जो क्रोमेटिन है, जो क्रोमोसोम हमारा फॉर्मेशन होता है। इसीलिए जो हेटेरोक्रोमेटिन रीजन है, जो हमारा हेटेरोक्रोमेटिन रीजन, यूक्रोमेटिन रीजन है, हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए मतलब जो क्रोमेटिन है उसको ज़्यादा अच्छे से पैक कर लेते हैं कंपैरेटिवली टू यूक्रोमेटिन रीजन। यूक्रोमेटिन रीजन में ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन बहुत कम ऐसा बोल सकते हो कि वो कम होते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसीलिए वो लूजली पैक होता है, ठीक है। बट हेटेरोक्रोमेटिन रीजन में वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइटली पैक होता है ड्यू टू दिस नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्लियर? हाँ सर। ठीक है। सर हाँ यस कृष्णा। सर जो H3 वाला जो होती है वो H3 डायमर का भी फॉर्म करती है। क्या क्या? जो H3 वाला होती है वो कभी डायमर फॉर्म करती है, मतलब अपनी H3 के साथ। देखो ये मान के चलो तुम्हारे पास कितना 4 फ्लाक्स 4 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बस H3 प्रोटीन है, ठीक है, मतलब हिस्टोन 3 प्रोटीन है एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर H3H4 है, ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर H3H2A है, H3H2A, ठीक है। और जो लास्ट वाला टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ये चारों हिस्टोन मॉलिक्यूल है, H3 है, H4 है, H2A है एंड H2B है, ठीक है। जो पहला वाला टेस्ट ट्यूब है वहाँ पे बस H3 एंड H3 है, मतलब सिर्फ H3 है, तो H3 जो है वो अपने साथ बाइंड करेगा कि नहीं करेगा? एक मतलब एक्सपेरिमेंटल व्यू दे रहा हूँ कि वो जो H3 है वो अपने साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद वहाँ पे डाइमर भी फॉर्मेशन होगा। बट कंपैरेटिवली जो 4th टेस्ट ट्यूब है तुम्हारे पास, रुको दिखा देता हूँ यहाँ पे, देखो मान के चलो तुम्हारे पास 4 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ठीक है, मान रहे हो कि नहीं? 4 है। ये जो पहला टेस्ट ट्यूब है इसके पास जो हिस्टोन है वो है H3 प्लस H3, ठीक है। और ये जो सेकंड वाला है उसके पास क्या है? H3 है प्लस H2A है, ठीक है। और जो थर्ड वाला है वहाँ पे H3 है प्लस H4 है, ठीक है। बट जो लास्ट वाला है वहाँ पे H2A है, H2B है, H3 है प्लस H4 है। माने कि नहीं तुम सब? अरे मान के चलने के लिए बोला है कि नहीं? हाँ सर। हाँ ठीक है, बढ़िया है, ऐसे ही मान के चलो, ठीक है। दोस्तों को बोलो वो क्लास भी अटेंड करें। देखो यहाँ पे जो H3 है, मतलब पहला वाला टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे तो बस H3 है, ठीक है। तो वो अपने साथ डायमर फॉर्मेशन करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये जो टेस्ट ट्यूब फर्स्ट वाला टेस्ट ट्यूब है यहाँ पे टोटली H3 ही है, वो अपने अंदर वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और एक सेकेंड टेस्ट ट्यूब में H3H2A है,
तो वहाँ पे भी क्या होगा, वहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। वो डायमर फॉर्मेशन कर सकता है, टेट्रामर फॉर्मेशन कर सकता है, ऑक्टामर भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। और H3H4 जो है, ठीक है, ये भी अपने अंदर वही डायमर फॉर्मेशन करेगा, ऑक्टामर भी फॉर्मेशन करेगा, टेट्रामर भी फॉर्मेशन कर सकता है कि नहीं? अरे रिप्लाई तो दो। हाँ। ठीक है, बट देखो ये जो लास्ट वाला केस है, लास्ट वाला टेस्ट ट्यूब है, वो क्यों स्पेशल है भाई? तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हुआ ना, बहुत सारे ऑप्शन आ गया, ठीक है। वो जो रेड वाला है, अभी हिस्टोन मॉलिक्यूल बहुत सारे ऑप्शन आ गया है तुम्हारे पास। मतलब तुम खाना खाने के लिए गए हुए हो, तुमको यहाँ पे सिर्फ राइस मिल रहा है इस H3 में, ठीक है। और सेकंड में तुमको राइस के साथ और कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जैसे कि दाल मिल रहा है, ठीक है। और तुमको H3H4 में दाल मिल रहा है और दाल के साथ तुमको मान लो रोटी मिल रहा है, ठीक है। बट तुम तो खाना तो खाओगे ना, बॉन्ड तो फॉर्मेशन होगा। बट देखो जब तुम्हारे पास चारों ही ऑप्शन आ जाता है, H2A, H2B, H3, H4, फिर तुम सोचने लगोगे कि भाई इसमें कौन सा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं उसको पहले खाऊंगा, है कि नहीं? या रोटी के साथ थोड़ी ना चावल खाओगे। वो एफिनिटी होता है ना, मॉलिक्यूल का एफिनिटी जो होता है वही डिसाइड करता है कि ऑक्टामर फॉर्मेशन कौन कहाँ से, मतलब किसके साथ फ्रीक्वेंटली करेगा। तो जो H3H4 है वो अपने साथ ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करेंगे, है कि नहीं, ऑक्टामर फॉर्मेशन, ठीक है। फिर ये ऑक्टामर फॉर्मेशन करके फिर टेट्रामर फॉर्मेशन करने लग जाएंगे। फिर H2A और H2B क्या सोचेंगे, भाई वो लोग तो ऑक्टामर फॉर्मेशन कर लिए, अभी हमको तो पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अभी हम भी चलते हैं, हम भी ऑक्टामर फॉर्मेशन करते हैं, हम भी डायमर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वो लोग लग जाएंगे कि हाँ यार तुम खाना खाने जा रहे हो, पहले रोटी और सब्जी खा लिया तुमने, फिर राइस और दाल बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ही खाओगे ना, राइस के साथ दाल, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए जो एफिनिटी है, जो पहला वाला मॉलिक्यूल जिसका ज़्यादा एफिनिटी है वो डिसाइड करता है कि जो सेकेंड वाला मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे बाइंड करेगा। कृष्णा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर, समझ में आ गई। या कोई दिक्कत है? और एक बार बोलो, समझा दूंगा। और किसी को भी डाउट है, दिक्कत है तो? नहीं सर, आ गया। नो सर। ठीक है। एक डीएनए में एक था, याद है सबको, वो मतलब वो जो मतलब कोडन डिस्कवरी, मतलब जो कोडन डिस्कवर हुआ था, वो पॉली यू दिए थे, पॉली ए दिए थे, पॉली जी दिए थे, मतलब कैसे फॉर्मेशन हो रहा है कोडन देखने के लिए, ठीक है। फिर उनको वहाँ पे पता चला कि ए यू जी जो है, मतलब 3 कोडन मिलके एक कोडन फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक कोडन मतलब एक कोई अमीनो एसिड के लिए वो कोड होता है। तो वो जो डिस्कवरी है उसको ही दिमाग में रख के सोचोगे तो ये तुमको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। फिर तुम एमएससी में आओगे, तुम लैब एक्सपेरिमेंट अच्छे से करोगे तो तुमको वहाँ पे पता चलेगा कि हाँ ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऐसा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोन मॉडिफिकेशन के ऊपर। सर हाँ सर और एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ। सर वो जब ऑक्टामर होती है तो वो तो फिर मोनोमर को भी तो कन्वर्ट हो सकती है, तो जब DNA उसको बाइंड करती है तभी वो ऑक्टामर होती है। अगर वो जो कंडेंसेशन जब होती है तो वो तो मोनोमर में भी तो जो मतलब कन्वर्ट हो सकती हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होगा। देखो जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन है, जब हमारा डीएनए रैप होता है तभी ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जब अनरैप होगा, मतलब जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर से ओपन हो जाएगा तभी हिस्टोन क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब मोनोमर में डायमर में आ जाएगा, ठीक है। जो ऑक्टामर है वो फिर टेट्रामर में आ जाएगा, टेट्रामर में आने के बाद वो डायमर में आ जाएगा, फिर मोनोमर में आ जाएगा। समझ रहे हो? बायोलॉजी मतलब मोस्ट ऑफ द जो रिएक्शन होता है हमारे सिस्टम में वो रिवर्सिबल होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। और ये जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो भी रिवर्सिबल ही है, मतलब जो ऑक्टामर है वो टेट्रामर भी फॉर्मेशन हो सकता है। सर तो फिर मतलब ऑक्टामर का जरूरत क्या है?
देखो ऑक्टामर कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, मतलब देखो वो तो मुझे देखना पड़ेगा, बट मैं जो सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में जो आ रहा है उसको बता रहा हूँ। देखो जब हिस्टोन 3 होगा, ठीक है, हिस्टोन 3, हिस्टोन 4 या डायमर होगा, वो बहुत ही कम प्लेस लेगा पैकेज करने के लिए। और वो जब ऑक्टामर फॉर्मेशन होता है तभी हिस्टोन का डिफरेंट मॉलिक्यूल डीएनए का डिफरेंट जगह पे बाइंड करके रहते हैं, ठीक है। वो तुम एमएससी या उसके ऊपर जब रिसर्च करोगे उसके बारे में तुमको ज़्यादा पता चलेगा, समझ रहे हो। शायद ऐसा हो सकता है कि जो डीएनए ऑक्टामर है वो ज़्यादा स्टेबल है देन डायमर और टेट्रामर से, इसीलिए हमारा जो सेल है वो डीएनए मतलब हिस्टोन ऑक्टामर को यूज़ करता है रैपिंग के लिए, टेट्रामर के सिवाय। ओके हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। जो हिस्टोन का मॉडिफिकेशन है मेनली वो देखो हिस्टोन जो ग्लोबुलर कोडोमेन है वो वहाँ पे हिस्टोन का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कहाँ पे होता है? वो टेल रीजन में होता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे। कहाँ गया वो स्लाइड? ठीक है, ये जो हिस्टोन है ये हिस्टोन का ग्लोबुलर रीजन है, हिस्टोन 3 का हेड रीजन, ठीक है। और ये जो है ये वो टेल रीजन है। तो कहाँ पे होता है? टेल रीजन में, मेनली टेल रीजन में होता है, ठीक है। इसको ज़्यादा मतलब ये एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी कभी कभी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि जो हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है मोस्टली एनिमल साइंस के पेपर में कि वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो हाँ, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल, हाँ यस। सर ये सॉल्युबल होता है ना इनसॉल्युबल होता है वाटर में? हिस्टोन सॉल्युबल हाँ होता है। सर। सॉल्युबल देखो कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा है हमारे बॉडी में जो इनसॉल्युबल है वाटर में, क्योंकि हमारा न्यूक्लियस में साइटोसोल में क्या है, वाटर है कि नहीं है? हाँ सर। तो सॉल्युबल होगा कि नहीं हिस्टोन? क्योंकि जितने भी प्रोटीन है मोस्ट ऑफ द प्रोटीन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। हिस्टोन भी एक प्रोटीन ही है, ठीक है, इसलिए हिस्टोन भी सॉल्युबल ही है। हाँ सर। ठीक है, पोलर नहीं होगा, कोई भी मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, वो सेल का ज़्यादा काम में नहीं आएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोटीन इसीलिए पोलर होते हैं, ठीक है। तो पोस्ट उसके बाद हिस्टोन मॉडिफिकेशन जो है हम उसको बहुत सारे टाइप में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे मान लो एसिटिलेशन, वहाँ पे क्या होता है, जो लाइसिन होता है लाइसिन का मॉडिफिकेशन एसिटिलेशन में होता है, ठीक है। और देन मिथिलेशन, मिथिलेशन में क्या होता है, जो लाइसिन और आर्जिनिन होता है वो दोनों का मॉडिफिकेशन होता है, दोनों जाके वहाँ पे हिस्टोन में बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और जो फॉस्फोराइलेशन होता है थर्ड पॉइंट में, फॉस्फोराइलेशन, वहाँ पे सेरिन और थ्रियोनिन का होता है, ठीक है। और जो यूबिक्विटिनेशन होता है वहाँ पे लाइसिन का होता है, जैसे कि एसिटिलेशन में होता है, वो यूबिक्विटिनेशन में भी लाइसिन का होता है। बट देखो यूबिक्विटिनेशन और एसिटिलेशन जब तुम एमएससी में आओगे तुमको पता चलेगा कि अच्छा तुमको पता चलेगा कि वहाँ पे जो एसिटिलेशन और यूबिक्विटिनेशन का जो प्लेस है हिस्टोन मॉडिफिकेशन में वो डिफरेंट जगह पे होता है, इसीलिए इसको दो डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाय द वे तुमको उतना ज़्यादा याद रखने का ज़रूरत नहीं है कि यूबिक्विटिनेशन कहाँ पे होता है। देन कमिंग इनटू सुमोलेशन, जो लाइसिन का जहाँ पे लाइसिन का मॉडिफिकेशन होता है, लाइसिन को ऐड किया जाता है हिस्टोन में। देन सुमोलेशन के बाद एडीपी राइबोसिलेशन, ग्लाइकोसिलेशन, बायोटिनलाइजेशन। बायोटिन किस में होता है, कौन बोलेगा? यस, हेलो, B2 में, किसमें B2, हाँ, विटामिन B2 में होता है, ठीक है, बायोटिन होता है। और वो बायोटिन भी हमारा सेल को मॉडिफाई मतलब हिस्टोन में काम आता है। और देन कार्बोनिलेशन, कार्बोनिलेशन कहाँ कैसे होता है,
जो CO3 है, CO3 वहाँ पे बाइंड करके फिर उसको हिस्टोन को मॉडिफाई करता है, ठीक है। और ये जो जो जितना पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है ना, जब तुम यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एडमिशन करोगे, यहाँ पे हमारे एक मैम है, उनका नाम है YSL, ठीक है। वो तुमको प्रोटियोमिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रोटियोमिक्स क्या है? जो प्रोटीन का टोटल केमिस्ट्री, कौन सा टेक्निक वहाँ पे यूज़ होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, ये सब डिटेल्स में तुमको वहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला है, ठीक है। तो ये जो सुमोलेशन, यूबिक्विटिनेशन, फॉस्फोराइलेशन, मेथिलेशन, एसिटिलेशन, ये एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ड्यूरिंग मतलब कैंसर सेल फॉर्मेशन टाइम या कोई स्ट्रेस के टाइम। प्लांट में सॉल्ट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस में ये सब काम में आता है, ठीक है। क्लियर? बस तुम ये याद रखना कि जो एसिटिलेशन है, एसिटिलेशन में लाइसिन का मॉडिफिकेशन होता है, और मिथिलेशन में लाइसिन और आर्जिनिन होता है, फॉस्फोराइलेशन में सेरिन और थ्रियोनाइन होता है, यूबिक्विटिनेशन में लाइसिन होता है, और सिमुलेशन में लाइसिन होता है। उसके बाद बायोटिनेशन भी है, कार्बोनिलेशन भी है, ग्लाइकोसिलेशन भी है। देखो ये तुम्हारा वहाँ पे आएगा एग्जाम में, जाम वगैरह, जाम, गैट बी, ये सब डिटेल्स में पूछा जाएगा, ये लास्ट वाला पॉइंट। तो जिसको वो एग्ज़ाम देना है, ये पॉइंट को याद करके नोट करके रखना, ठीक है। नहीं तो नॉर्मल एग्जाम के लिए ये एसिटिलेशन, मिथिलेशन, फॉस्फोरिलेशन फाइन, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो हिस्टोन मॉडिफिकेशन, यहाँ पे देखो ये जो ME लिखा हुआ है, ये मिथिलेशन है, AC एसिटिलेशन, वो जब हम डिस्कस किए वही है। यहाँ पे ये जो H3K4 है, ये है सबस्ट्रेट, हिस्टोन लाइसिन मिथाइल ट्रांसफरेज। ये स्लाइड मैंने मतलब थोड़ा हायर क्लास हो रहा है तो इसको स्किप कर लेते हैं, बस मैंने मेरे रेफरेंस के लिए डाला हुआ था देखने के लिए, ठीक है। एपिजेनेटिक मार्क, कल मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो एपिजेनेटिकली कितना ज़्यादा रोल निभाता है, क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन हो गया या हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो गया उसके थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, तुम याद रखोगे, तुमको आगे चलकर बहुत ही काम में आने वाला है, जैसे कि एसिलेटेड लाइसिन। नहीं तो ये पहला वाला पॉइंट भी चलेगा, ठीक है। देखो मेथिलेटेड साइटोसिन, ये क्या होता है ना, रिप्रेशन करता है, ठीक है। और एसिटिलेटेड लाइसिन जो हिस्टोन PTM में है, तो ये एक्टिवेशन करता है किसको, ट्रांसक्रिप्शनल रोल को। जब ट्रांसक्रिप्शन ही एक्टिव होगा, मतलब जब एसिटिलेशन लाइसिन ये जब एक्टिव हो जाता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो जाता है, तभी। ब्रेक हो रहा है। अच्छा, अभी वॉइस आ रहा है अच्छे से? सर उसका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा, मेरा वॉइस आ रहा है कि नहीं? सर आ रहा है। जिसका वॉइस मतलब मेरा वॉइस जिसको सुनाई नहीं देता है, एक बार मतलब रीजॉइन कर लो, ठीक है। देखो ये जो एसिटाइलेटेड लाइसिन है, इसका एक्टिवेशन ये क्या करता है ना, ट्रांसक्रिप्शनल रोल को एक्टिवेट करता है, ठीक है। ये जब एक्टिवेट कर लेता है, हमारा जो कैंसर सेल जब इंड्यूस होता है, वहाँ पे ये सब फैक्टर एक्टिव होने के मतलब एक्टिव होने के वजह से ही वो वहाँ पे कैंसर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये सब थोड़ा याद रखना, बट बाय द वे ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। यू कैन स्किप दिस वन, मतलब ये 2 स्लाइड मैंने तुमको भेजने के टाइम इसको हाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एपिजेनेटिक मार्किंग में यहाँ पे देखो। सर हाँ तनुश्री। सर सुमोलेशन क्या होता है, वो वहाँ पर जो स्लाइड में देखो वो भी एक टाइप का हिस्टोन मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। ठीक है, वो तो बस याद रखना कि सुमोलेशन होता है जहाँ पे लाइसिन का तुम्हारा मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। बट तुम्हारा वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जब तुम MSc में जाओगे तभी तुमको वो ज़रूरत होगा सुमोलेशन के बारे में डिटेल्स जानने के लिए। ग्लाइकोलेशन, बायोटिनिलेशन, कार्बोनिलेशन, सुमोलेशन, वो ये सब। देखो सुमोलेशन में ये होता है कि लाइसिन ऐड होता है, बायोटिनिलेशन में बायोटिन ऐड होता है, कार्बोनिलेशन में CO3 ऐड होता है, ठीक है। CO3 माइनस जो है वो ऐड होता है, और ग्लाइकोलेशन में ग्लाइकोसाइड एक ऐड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखो,
और सिमुलेशन में तुमको जानना है तो यू कैन मतलब गूगल सर्च करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके सर। नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुमको बता दूंगा सिमुलेशन क्या है। मैं वो उसको थोड़ा अच्छे से देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है सिमुलेशन के बारे में। बस मुझे इतना याद है कि वो लाइसिन का जो है उसका मॉडिफिकेशन होता है हिस्टोन में। ठीक है, जो एपिजेनेटिक मार्किंग है वो कैसे होता है, मतलब हिस्टोन मतलब हमारा सेल को कैसे पता चलता है कि वो जो हिस्टोन है वहाँ पे है। ठीक है, देखो पहले ये है कि जो रीजन है डीएसिटिलेटेड हुआ है। डीएसिटिलेटेड मतलब वो हिस्टोन ओपन हो गया है, अभी डीएनए एंजाइम्स के लिए एक्सेसिबल है। यहाँ पे ये जो पहला वाला स्टेप है, यहाँ पे डीएनए को एंजाइम्स एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हुआ उसके बाद वहाँ पे नया डीएनए ऐड होना शुरू हो गया, राइट। जब नया डीएनए ऐड होना स्टार्ट हुआ तभी उसके बाद क्या होगा ना, वहाँ पे भी ये जो तुम देख रहे हो ना न्यूक्लियोसोम लिखा हुआ है, ये क्या है, न्यूक्लियोसोम क्या है, कोई बताएगा? कल मैं बताया था न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियस का एक पार्ट है होता है। वो तो न्यूक्लियोइड्स होते हैं ना न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, जो हमारा ऑक्टामर फॉर्मेशन करता है। हाँ क्रोमेटिन का पूरा स्ट्रक्चर हाँ 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 उसको हाँ, न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। वो जब हिस्टोन जब मिलके रहता है ना, मतलब ऑक्टामर फॉर्मेशन बाइंड होती होता है, है। हाँ उसको ही न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। ठीक है, एक सेकेंड दो मुझे। ठीक है, न्यूक्लियोसोम किसको बोला जाता है, जब हमारा सेल मतलब जो डीएनए हमारा है वो उसके चारों तरफ क्रोमेटिन रहता है, उसको न्यूक्लियोसोम बोला जाता है। ठीक है, और जो पहला वाला स्टेप है यहाँ पे जो एंजाइम्स है हमारा सेल का, वो रेप्लिकेशन के लिए डीएनए को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन हमारा हो गया सेकंड स्टेप में, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, रेप्लिकेशन होने के टाइम यहाँ पे फिर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो ऐड होना शुरू हो गया। ठीक है, वहाँ पे जब डीएनए स्ट्रैंड में डीएनए ऐड होना शुरू होगा तभी क्या होगा, फिर से और एक बार न्यूक्लियोसोम मतलब क्रोमेटिन हिस्टोन का ऑक्टामर वहाँ पे ऐड होगा कि नहीं। यहाँ पे देखो, ये जो क्रॉसर मैंने मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, एक नया न्यूक्लियोसोम ऐड हुआ है, मतलब एक नया हिस्टोन ऑक्टामर ऐड हुआ है वहाँ पे। ठीक है, वो जो हिस्टोन ऑक्टामर है, ठीक है, वो एसिटिलेटेड होके रहते हैं। ठीक है, वहाँ से ही पैकेजिंग शुरू हो जाता है। क्लियर? अब तक सब मतलब अभी तक सबका क्लियर हुआ कि नहीं, या किसी का कुछ डाउट है? हाँ जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तब तो जो हिस्टोन प्रोटीन बाइंड मैंने हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ जब जो डीएनए बाइंड होकर रहता है वहाँ पर तो हिस्टोन लूजन होना शुरू होता है और उसके बाद रेप्लिकेशन के बाद फिर से तो वो बाइंड करता है ना। हाँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डीएनए फॉर्क है वहाँ पे सपोज ये वाला मतलब ये वाला क्रोमेटिन है, बट हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है यहाँ से हो रहा है, राइट? देख रहे हो क्रॉसर? ठीक है, यहाँ से जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, देखो फिर ये जो रीजन है, ये जो दो रीजन है, इतना बड़ा सा रीजन है, ठीक है, वहाँ पे डीएनए ऐड होना शुरू हो गया। फिर वहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया वहाँ पे भी ऐड होगा कि नहीं, हमारा जो हिस्टोन होगा, जो ऑक्टामर होगा उसको भी पैकेजिंग करना शुरू कर देगा, है कि नहीं? सर जो वहाँ पर जो येलो रीजन है ना न्यूक्लियोसोम का रेप्लिकेशन के पहले, अच्छा, वो तो नहीं होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि वहाँ पर तो रेप्लिकेशन हो रहा है। नहीं, ये जो रेप्लिकेशन वो तो ओपन होगा ना, जब डीएनए फॉर्क जब ओपन करता है तभी तो हिस्टोन हटेगा ना। समझ रहे हो वो बात को? देखो यहाँ से जो दिया हुआ है, यहाँ से एक एक हटके, मतलब यहाँ से एक न्यूक्लियोसोम हट गया, मान लो ये वाला न्यूक्लियोसोम हट गया, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा ना, ये डीएनए रेप्लिकेशन टोटल हो जाएगा इतना, फिर नेक्स्ट वाला जो न्यूक्लियोसोम है वो हट जाएगा, ठीक है।
फिर जो पुराना हिस्टोन पार्टिकल था यहाँ पे, जैसे कि मान लो वो तो रहेगा ना वहाँ पे, फिर से वो ऑक्टामोर आके वहाँ पे पैकेजिंग करना शुरू कर देगा। बट जो नया रीजन हमारा रेप्लिकेशन हुआ है, मान लो ये वाला रीजन नया रीजन है, ठीक है, ये वाला रीजन भी नया है, तो वहाँ पे भी हमको पैकेजिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब नया डीएनए बनता है तभी तुमको पैकेजिंग भी नया पैकेजिंग करना पड़ेगा, कुछ नया ऐड करना पड़ेगा, राइट। सर तो वहाँ पे ही वो जो हिस्टोन नया हिस्टोन पार्टिकल आएगा वो भी तो एसिटाइलेटेड होगा ना, मतलब एसिटाइलेटेड हो गया या मेथिलेटेड हो गया उसके हिसाब से। फिर वो नहीं होगा तो पैकेजिंग कैसे स्ट्रांगली मतलब पैकेजिंग कैसे होगा, फिर से एंजाइम आके तो उसको असेस कर लेगा ना। समझो, जो नया हिस्टोन है, जो नया हिस्टोन पार्टिकल है, ऑक्टामर है, उसके साथ सब कुछ काम है, उसमें उस पे ही हिस्टोन का जो एसिटिल ग्रुप है, मतलब एसिटिल ग्रुप जो ऐड होता है हिस्टोन को, वो नया में ऐड होता है, पुराने में ऐड नहीं होता है। या किसी को कुछ डाउट है? और एक बार एक्सप्लेन करूं? नहीं सर, आंसर सबके साथ ओके? रंजीत, कृष्णा, हाँ सर। ओके, हाँ सर। ठीक है, यही सीन है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, वो टाइमली डिपेंडेंट डीएसिटिलेशन होता है ऑफ न्यूक्लियोसोम, जब हमको सेल को, हाँ हाँ हाँ, सर मतलब नॉर्मल रेप्लिकेशन जैसे होता है ये भी वैसे ही होता है? हाँ हाँ, रेप्लिकेशन जब हो जाता है, रेप्लिकेशन जब होता है, हाँ, जब रेप्लिकेशन होता है तुरंत ही सेल उसको पैकेज कर देता है, कुछ भी टाइम नहीं वेस्ट करता है, क्योंकि भाई एंजाइम्स तो एक्टिव है ना। मतलब देखो, तुम्हारा घर मतलब तुम दोस्त हो, एक ग्रुप ऑफ दोस्त हो, ठीक है, फिर तुम्हारे बीच से कोई दिक्कत होगा, तुम उसको जल्दी सुलझाओगे नहीं, मतलब तुम्हारे अंदर कुछ है, कुछ चल रहा है बातचीत, बाहर वाले तो बहुत घूम रहे हैं ना तुम्हारे आसपास, जो तुम्हारा एनमी है, मतलब वो तुमको यूज़ करना चाहते हैं, जो एंजाइम है, एंजाइम भी तो डीएनए को यूज़ करना चाहते हैं ना। तो सेल क्या करेगा, तुम्हारा ग्रुप क्या करेगा, तुम्हारे बीच में वो बात को रखोगे, कोई भी सीक्रेट्स होगा, या तुम खुद को प्रोटेक्ट करना चाहोगे। सेल भी ऐसे ही करता है, मतलब सेल जितना जल्दी हो सके उसको पैकेजिंग करना शुरू कर देता है, तभी यहाँ पे बहुत जल्दी उसको ऐड कर देता है पैकेजिंग। इसीलिए तो दो हिस्टोन मतलब ऑक्टामर के बीच में एक नया तुमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये दोनों मतलब एक ही तरफ, मान लो एक ही तरफ पुराना हिस्टोन है, एक ही तरफ नया हिस्टोन ऐड करेगा, तो एक ही तरफ नया हिस्टोन ऐड करेगा तो उसको तो पहले से ही ऐड करना पड़ेगा ना। फिर सेल को दिक्कत होगा वहाँ पे कि कैसे ऐड करेगा, बहुत सारे एंजाइम आके वहाँ पे बाइंड करके फिर उसको ट्रांसक्रिप्शन करना शुरू कर देंगे, क्योंकि एंजाइम्स तो फ्रीली मूव कर रहे हैं कहाँ पे, न्यूक्लियस में, ठीक है। रेप्लिकेशन के साथ साथ ही हिस्टोन का मॉडिफिकेशन होके, हिस्टोन ऐड होके वहाँ पे पैकेजिंग होना शुरू हो जाता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। सर हाँ सर, जो रेप्लिकेशन होता है, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद हिस्टोन पैकेजिंग करता है या एक ही उसी साथ में, टाइम ही? एक ही साथ में, ठीक है। एक ही साथ में कैसे? देखो रेप्लिकेशन, सोचो, एक बार सोचो, ठीक है, जब ट्रेन पटरी के ऊपर चलता है, क्या एक स्टेशन से ट्रेन और एक स्टेशन जाने के बाद ही और एक ट्रेन, मतलब एक ट्रेन ए है, ठीक है, मान लो एक मतलब यहाँ से रेप्लिकेशन हो रहा है, रुको, मुझे भी यही डाउट था कहाँ पे, मेरा बीएससी के टाइम। ये रेप्लिकेशन के मशीनरी है, दिख रहा है सबको ये वाला, ठीक है, यहाँ पे ये चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ये आके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। फिर और एक मशीनरी मतलब रेप्लिकेशन आएगा, तो मतलब और एक रेप्लिकेशन कहीं पे हो रहा है, तो वो क्या वेट करेगा दूसरे के लिए, मतलब इसके लिए वेट करेगा कि ये कब ख़त्म करेगा तभी मैं चलूँगा। मान लो ये ट्रेन के पटरी है, ठीक है, एक स्टेशन से एक ट्रेन शुरू करना जाना, तो उसके पीछे पीछे और एक प्रोसेस भी हो सकता है ना, और एक ट्रेन भी जा सकता है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, इसी टाइप का होता है, मतलब रेप्लिकेशन जब कंप्लीट होके चलता है, उसके पीछे पीछे ही पैकेजिंग होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसीलिए तो पूरा सेल
ऑर्गेनाइज मतलब एक ही टाइम पे रेप्लिकेशन कर लेता है सिंथेसिस फेज में, नहीं तो दिक्कत होगा। तुम पूरा डीएनए ओपन कर लिए और तुम्हारे पास जो एंजाइम्स है वो सब डीएनए के हर जगह जाके थोड़ा 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 रेप्लिकेशन कर लेंगे, फिर तुम उसको कैसे बाइंड करोगे? मतलब एक ही यहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, वहाँ पे रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए के बहुत सारे फ्रैगमेंट हो गया, तो तुम्हारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे ऑर्गेनाइज होके रहेगा? सेल को बाद में एक्सेस करने में दिक्कत होगा, है कि नहीं? समझ रहे हो ये बात को? तो इसीलिए वो साइमल्टेनियसली होता है। इससे अब जब मतलब ऐसे होता है तो सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है रेप्लिकेशन? वो तो सेमी कंजर्वेटिव नहीं होगा। अरे सेमी कंजर्वेटिव वो तो अलग बात है ना, मैं प्रोसेस के बारे में बोल रहा हूँ। जब रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे मान के चलो, सॉरी, ये तुम्हारा रेप्लिकेशन का मशीनरी है जो ब्लू वाला है, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, एक सेकेंड। तो ठीक है, मैंने ग्रीन कलर किया। ये तुम्हारा है प्राइमर ऐड करने के लिए। प्राइमर भी साइमल्टेनियसली ऐड होता है कि वो इसके लिए वेट करता है? मतलब ये जो ब्लू वाला रेप्लिकेशन मशीनरी है उसके लिए वेट करता है कि वो कब ख़त्म होगा फिर मैं प्राइमर डालना शुरू करूँगा। वो तो साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे होता है ना, एक ही टाइम पे होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे प्राइमर फॉर्मेशन देखो, मान लो यहाँ पे इतना तक प्राइमर फॉर्मेशन हो गया, फिर जो नया हिस्टोन मतलब जो क्रोमोसोम का पैकेजिंग होगा वो भी तो हो सकता है ना प्राइमर फॉर्मेशन के बाद। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वहाँ पे तो कुछ काम भी नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ से पैकेजिंग शुरू होना स्टार्ट हो गया, जो रेड वाला है वो पैकेजिंग होना शुरू हो गया। समझ में आया कि नहीं? और एक बार बताऊं, देखो ये समझ में आ गई। ये याद में रखो कि सब प्रोसेस जो होता है वो अपने पीछे पीछे मतलब, और एक जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो आप मतलब उसके बाद ही होता है। इसीलिए रेप्लिकेशन बहुत टाइम है। ईस्ट मान के चलो, जो ईस्ट है उसका रेप्लिकेशन टाइम कितना है? उसका जो रिप्रोडक्शन मतलब सेल डिवीजन का टाइम कितना है? कौन बोलेगा? एग्जाम में आता है, बोलो। यस 20 मिनट्स होता है भाई। हाँ सर। ठीक है, कितना टाइम लगता है? अरे 20 मिनट्स में उसको सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है, सेल डिवीजन। इसीलिए तो हम उसको यूज करते हैं रिकम्बिनेंट हाँ। टेक्नोलॉजी। तुम जब एडमिशन करोगे एमएससी में तुमको पता चलेगा एक ग्रोथ कर्व होता है, ठीक है। ग्रोथ कर्व हम माइक्रोबायोलॉजी में भी देखेंगे पढ़ने के टाइम कि ग्रोथ कर्व क्या होता है। वो सेल मतलब ईस्ट का ग्रोथ कर्व होता है, वो 20 मिनट्स में तुमको एक बार रीडिंग लेना पड़ता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, ठीक है। तो वो 20 मिनट्स में इतना ज़्यादा काम कैसे करेगा भाई? डीएनए तो छोटा नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे काम करना पड़ता है, और उसको रेप्लिकेशन करना पड़ता है, उसको वहाँ पे प्राइमर ऐड करना पड़ता है। प्राइमर ऐड करने के बाद जो मतलब क्या, अरे जो डीएनए रंग मतलब गलत होगा उसको वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि नहीं? फिर उसके बाद हिस्टोन ऐड करना पड़ता है, ऑक्टामर फॉर्मेशन होगा, उसके बाद फिर वो पैकेज होगा, पैकेज होने के बाद फिर सेल डिवीज़न होगा, है कि नहीं? सेल डिवीज़न, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, वो सब होगा। सोचो कितना लंबा प्रोसेस वो 20 मिनट में ख़त्म करता है। तो उसके बाद जो सेल डिवीज़न है वो सेल डिवीज़न में सिंथेसिस फेज कितना कम टाइम लेता है? मान के चलो 20 मिनट्स में तुमको 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट के आसपास ही लगेगा सेल डिवीज़न के लिए। तो इतना बड़ा डीएनए को तुम कैसे सेल डिवीज़न करोगे इतना कम टाइम में? समझ रहे हो? इसीलिए यूकैरियोट में भी, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट तो सिंपल होता है, यूकैरियोट में रेप्लिकेशन, उसके पीछे पीछे प्राइमर फॉर्मेशन, उसके पीछे पीछे डीएनए रिपेयर, उसके पीछे पीछे ही ये चलता है क्या? पैकेजिंग, क्रोमोसोम का पैकेजिंग। याद रखना ये बात को, ठीक है। और किसी का डाउट है? जल्दी जल्दी। सर कृष्णा,
सर उसी टाइम में ना जो वो जो नॉन हिस्टन प्रोटीन्स जो रहते हैं उनका क्या काम है, मतलब जब हिस्टोन जब प्रोड्यूस होती है तब। हिस्टोन प्रोड्यूस नहीं होता है, मतलब हिस्टोन तो फॉर्म साइटोसोल में फॉर्मेशन होके वो यहाँ पे आता है या न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है। तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी पैकेजिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब हिस्टोन ऐड हो जाता है उसके बाद फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी वहाँ पे ऐड हो जाते हैं, उसको पैक कर देते हैं, तभी। समझ रहे हो? हिस्टोन का जो काम है नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी वही काम है, बस हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्मेशन करता है और हिस्टोन टाइटली पैक करता है कंपैरेटिवली टू द नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बट जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन है वो डीएनए का नॉर्मल रीजन में रहते हैं, उसको डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मतलब बीच वाला जो रीजन होता है दो ऑक्टामर के बीच में, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन में वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन बहुत अच्छे से पैक कर लेते हैं खुद के बीच में, ठीक है। अपने आप बॉन्ड फॉर्मेशन करके उसको इतना अच्छे से पैक करते हैं कि सेल को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है। क्या सेल को ज़्यादा मेहनत लगाना पड़ता है वहाँ पे फॉर्मेशन कर, मतलब उसको ओपन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चले, हाँ कि नहीं? हाँ। यस। हाँ सर। देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है जो लोग TIFR या अच्छे अच्छे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, नहीं तो तुम MSc में इसको देखोगे। देखो एसिटिलेशन में जो हैट है HATS, ये JNU वगैरह में भी आ जाता है, हैदराबाद में भी पूछते हैं बीच बीच में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैट, ठीक है। डी एसिटिलेशन में HDACS, ठीक है, ये यूज़ होता है एज ए मॉडिफायर। और लाइसिन मेथिलेशन में ACT डोमेन, नहीं तो HMTase एंड नॉन ACT डोमेन है, वो सब यूज होते हैं। बट मेनली ये हैट बहुत इंपॉर्टेंट है, LSD1 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दो याद रखोगे तो बाकी सब नहीं रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये डीमेथिलेशन में LSD1 का यूज होता है और मेथिलेशन में वो ACT डोमेन का यूज होता है। सर यस इट इज। सर ये सब क्या होता है? देखो ये जो HAT है ये एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में एसिटिलेशन होता है, ठीक है। और HDAC एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में डी एसिटिलेशन होता है। ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग लिखा हुआ है एंजाइम्स कैटालाइजिंग हिस्टोन मॉड्यूलेशन, ठीक है। मतलब जो HAT है ये एक एंजाइम है, जो HDAC है ये एक एंजाइम है, ठीक है। ACT डोमेन जो है ये भी एक एंजाइम है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HMT-AAC, AAC किस में लगता है? एंजाइम में, एंजाइम का प्रीफिक्स है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। ठीक है। तो यूबिक्विटिनेशन में यार सॉरी सर। अच्छा ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो यूबिक्विटिनेशन में ऐसे ही RAD6 और लाइगेज BR1, ये ज़्यादा डिफिकल्ट है, तुम बस ये HAT याद रखना, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और ACT डोमेन कभी कभी, और LSD1 याद रखना, डीमेथिलेशन में काम में आता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कुछ किसी का डाउट है तो पूछ लो, जल्दी जल्दी टाइम जा रहा है और बहुत सारे स्लाइड्स है। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है कि नहीं? देखो हिस्टोन एसिटिलेशन में जो हिस्टोन एसिटिल ट्रांसफरेज है वो हैट है HAT, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हैट है वो हिस्टोन को मॉडिफाई करता है, मतलब एसिटिल ग्रुप को वहाँ पे ऐड करता है, ठीक है। ओके हाँ सर। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं हिस्टोन मेथिलेशन में। मेथिलेशन में क्या होता है, जो लाइसिन है वो लाइसिन और आर्जिनिन ग्रुप मेनली मॉडिफाई होते हैं। और यहाँ पे बस एसिटिलेशन ऐसे ही, मतलब टाइम नहीं है तो बस हम इसको, मतलब वहाँ पे जब शुभम सर तुमको लेंगे तुम्हारे क्लास वहाँ पे,
किसमें, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हिस्टोन मेथिलेशन, हिस्टोन एसिटिलेशन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं भी बाद में कर लूँगा, आरडीटी वगैरह में जब एक्सप्लेन करूँगा तुमको वो सब हिस्टोन मॉडिफिकेशन वहीं पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, जो मेथिलेट स्पेसिफिक लाइसिन, जो लाइसिन होता है उसको ही मेथिलेट करता है, स्पेसिफिक हिस्टोन में करता है, ठीक है, एसोसिएट विद द एक्टिवेशन और रिप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। HKMT मतलब जो हिस्टोन मेथिलेशन जो होता है वो क्या होता है, क्या करता है, एक्टिवेशन और रिप्रेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ये याद रखना। एंड डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक रेसिड्यू एंड नंबर ऑफ द मिथाइल, बस याद रखना कि हिस्टोन मेथिलेशन क्या करता है, आइदर एक्टिवेशन करता है ट्रांसक्रिप्शन को, नहीं तो रिप्रेशन करता है, ठीक है। कौन सा, जब लाइसिन ग्रुप ऐड करता है तब भी एक्टिवेशन करता है, नहीं तो रिप्रेशन करता है। और जब वो आर्जिनिन रेसिड्यू में जब चेंज होता है, जब मेथिलेशन आर्जिनिन रेसिड्यू में होता है तभी क्या होता है, मेनली लिंक टू द ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन, ठीक है। ये याद रखना कि हिस्टोन मेथिलेशन जो है, मिथिलेशन में लाइसिन जो है, ठीक है, वो लाइसिन ग्रुप में जब चेंज होगा, जब लाइसिन ग्रुप मेथिलेटेड होगा तब आइदर एक्टिवेशन हो सकता है, नहीं तो रिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। बट जब आर्जिनिन में मेथिलेशन होगा तभी क्या होगा ना, वो ट्रांसक्रिप्शन को बस एक्टिव ही करेगा, उसको रिप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। देन लास्ट पॉइंट है हिस्टोन डी मेथिलेस, ठीक है, रिमूव ऑफ मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप है उसको रिमूव कर देना। जब रिमूव हो जाएगा तभी हमारा जो क्या है, हमारा जो जीन है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, किसके लिए, एंजाइम्स के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट, हाँ सर, तो नेक्स्ट है हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। जो हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन है वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट है काइनेस। काइनेस क्या काम करता है, दैट एड्स फॉस्फेट टू OH, मतलब जो OH ग्रुप है उसको वहाँ पे फॉस्फेट ऐड करता है ऑफ सेरिन और थ्रियोनाइन। तो मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, किस अमीनो एसिड में, सेरिन और थ्रियोनाइन। इसको याद रखना, हिस्टोन फॉस्फोराइलेशन सेरिन और थ्रियोनाइन में होता है। एग्जाम में ये सब अच्छे क्वेश्चन है, फॉस्फोराइलेशन किस अमीनो एसिड में होता है और मेथिलेशन किस अमीनो एसिड में होता है, ठीक है। जब मेथिलेशन होता है वहाँ पे कैसे एक्टिव करता है कि डिप्रेस करता है, ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये काइनेस का बहुत सारे एग्जाम्पल है, इसको याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस याद रखना कि रिक्वायर्ड फॉर द सिग्नल ट्रांसडक्शन ऑफ लीडिंग टू जीन एक्टिवेशन, जो जीन एक्टिवेशन है उसको लीड करने के लिए ये काम में आता है, ठीक है। और थर्ड वाला है फॉस्फेटेस। फॉस्फेटेस क्या है, वो रिमूव करता है फॉस्फेट को। जो फॉस्फोराइलेशन होगा उसको फॉस्फेटेस रिमूव कर लेता है। जब रिमूव कर लेता है फॉस्फेटेस तब क्या होगा, वो डीफॉस्फोरिलेटेड हो जाएगा, है कि नहीं, हाँ सर, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं हिस्टोन यूबिक्विटिनेशन, ठीक है। जो यूबिक्विटिनेशन है वो 2 टाइप का है, एक लाइगेज है, एक हाइड्रोलेज है। लाइगेज का काम क्या है, कौन बताएगा, जॉइंट करना DNA मॉलिक्यूल। और हाइड्रोलेज का काम क्या है, वाटर ग्रुप ब्रेक निकालना। ब्रेक करना, हाँ, वाटर ग्रुप निकालना, ब्रेक करना, वही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना जो यूबिक्विटिन लाइगेज है वो यूबिक्विटिनेशन करता है, ठीक है। करता है मतलब यूबिक्विटिन को ऐड करता है हिस्टोन को। यहाँ पे पिक्चर में देखो, जो हिस्टोन है ऑक्टामर, वहाँ पे यूबिक्विटिन को ऐड करता है। और जो हाइड्रोलेज है वो क्या करता है, डी यूबिक्विटिनेशन, ठीक है, ठीक है, वो उसको डी यूबिक्विटिनेशन करता है। और ये क्या करता है, वो यूबिक्विटिनेशन करता है, ठीक है। क्लियर सबका, हाँ सर। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, अरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुआ था, वो बीच में रह गया, सॉरी। हाँ, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स।
देखो हम पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में बस ये कल मैंने क्या बोला था, वो राइबोसोम से कितना बड़ा है, 30 कितना 30, 30 हाँ 30 टाइम बड़ा है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है उसका कुछ पार्ट है जैसे कि रिंग सॉबिनोटेक है, ये जो है इसको न्यूक्लियर बास्केट बोलते हैं। दिख रहा है वो नीचे वाला बास्केट जैसा हुआ है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, उसको न्यूक्लियर बास्केट बोलते हैं। और न्यूक्लियर लामिना जो है वो अंदर की तरफ है, वो साइटोस्केलेटन के हिसाब से काम करता है। और 2 टाइप का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो न्यूक्लियर पोर इज मेड अबाउट 30 to 100 न्यूक्लियोपोरिन प्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोपोरिन जैसे कि हमको पता है एक्वापोरिन के बारे में, है कि नहीं सबको? हाँ सर। ऐसे ही न्यूक्लियोपोरिन है, जो भी प्रोटीन मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होके मोस्टली आयन वगैरह को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, आयन या वाटर, उसको हम पोरिन बोलते हैं, ठीक है। इधर वो न्यूक्लियस के सेल न्यूक्लियर सेल में मेम्ब्रेन में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोपोरिन, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा तो हम उसको बोलेंगे एक्वापोरिन, ठीक है। एक्वापोरिन वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है इसीलिए एक्वापोरिन बोलते हैं, नहीं तो उसको हम यूजुअली पोरिन्स बोलते हैं, पोरिन्स, राइट। तो नेक्स्ट देखो, ये वाला उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखना एक न्यूक्लियोपोरिन भी है जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे उसका एग्जाम्पल है, जैसे कि कल भी ये इमेज हमने देखा था, राइट। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे राइबोसोम जो है वो अपर लेयर में, न्यूक्लियस का अपर लेयर में एम्बेडेड है, और जो नीचे लेयर है वहाँ पे लामिना है। लामिना जो है वो साइटोस्केलेटन है कि नहीं। और लामिना क्रोमेटिन को वहाँ पे वहाँ पे आधेशन करके रखता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये है कि द मैकेनिज्म ऑफ गेटिंग बाय द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। 15 मिनट है, इसमें ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब कैसे गेट होके जाता है। देखो यहाँ पे सब लोग देखो, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल NLS दिख रहा है सबको? ठीक है। जो NLS है वो क्या होता है ना, जो प्रोस्पेक्टिव न्यूक्लियर प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है, ठीक है। बाइंड करने के बाद यहाँ पे आता है, कहाँ पे? न्यूक्लियर पोर के पास, ठीक है। पोर के पास आने के बाद जो न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर है कहाँ पे होता है? वो साइटोसोल में होता है। साइटोसोल में जब होता है वो फिर उसके साथ बाइंड करके उसको कहाँ पे आधर करता है? न्यूक्लियर पोर में, ठीक है। फिर न्यूक्लियर पोर में क्या होता है ना, जो GTP होता है हमारा बॉडी में, GTP है कि नहीं पता है? GTP है, ठीक है। वो जब अंदर जाता है वहाँ पे GTP उसको बाइंड कर लेता है, किसको? ये जो हमारा NLS है, न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट रिसेप्टर जो है उसके साथ बाइंड कर लेता है, तभी ये वाला जो प्रोटीन है वो अलग हो जाता है किससे? NLS से, ठीक है। तो वो उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी जो ज़्यादा जानने के लिए कोशिश करेंगे उनको पढ़ लेना चाहिए वो वाला। देखो यहाँ पे बस ये याद रखना, एक है इम्पोर्टिन, ठीक है, IMPORTIN, दिख रहा है कि नहीं सबको? इम्पोर्टिन का काम ये है कि वो जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू जो भी फैक्टर आएगा, जैसे कि NF कापा बी, ये NF कापा बी क्या करता है ना, हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन मतलब कहीं पे सूज जाता है या कोई ट्यूमर फॉर्मेशन होता है, तो वो NF कापा बी, इसको न्यूक्लियर फैक्टर कापा बी बोलते हैं, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर। ऐसे ही यहाँ पे देखो सेकेंड वाले इमेज में जो इम्पोर्टिन है वो क्या करता है ना, जो प्रोटीन है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अंदर, ठीक है। फिर GTP उसको बाइंड करता है, किसको? इम्पोर्टिन को बाइंड करने के बाद फिर वो सेल के बाहर चला जाता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर चला जाता है साइटोप्लाज्म में, है कि नहीं? सेकंड वाला डायग्राम और देखो सेकेंड वाले में क्या होता है, ये जो इम्पोर्टिन है, ठीक है, इम्पोर्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, राइट।
प्रोटीन और एनएलएस मैंने पिछले वाले स्लाइड में बताया कि नहीं, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल, ठीक है, ये वाला जो है एनएलएस, इसको बाइंड करता है यहाँ पे। एनएलएस और प्रोटीन बाइंड किया, उसके साथ इम्पोर्टिन बाइंड हुआ, इम्पोर्टिन बाइंड होने के बाद न्यूक्लियर पोर के थ्रू वो न्यूक्लियस के अंदर आया, राइट। न्यूक्लियस के अंदर आने के बाद वो प्रोटीन इम्पोर्टिन से सेपरेट हो गया, ठीक है। सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, फिर वहाँ पे जीटीपी बाइंड कर लिया, किसके साथ, इम्पोर्टिन के साथ। इम्पोर्टिन के साथ जब जीटीपी बाइंड कर लिया, फिर इम्पोर्टिन सेल से बाहर चला गया। क्लियर? अच्छा, ये बताओ, कोई सुना है mRNA के विषय मतलब बारे में? हेलो, mRNA। हाँ, mRNA मॉलिक्यूलर पढ़ा। अच्छा, mRNA का फुल फॉर्म, वो मेनली mRNA जो है, ठीक है, माइक्रो आरएनए उसको बोलते हैं कभी कभी, वो हमारा प्लांट में देखा जाता है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो mRNA, उसको माइक्रो आरएनए बोला जाता है, ठीक है। ये है स्मॉल नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए। जैसे कि अभी इस साल CUCT में ये क्वेश्चन आया था कि RNAi क्या है, आया था कि नहीं? सुश्री, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। ऐसे ही पूछा जाता है कि mRNA जो है उसका काम क्या है। क्या था? क्या क्वेश्चन क्या था जो आया था? हाँ, क्वेश्चन जो आया था उसमें RNAi था आंसर में। नहीं, मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था? अरे क्वेश्चन मुझे भी याद नहीं है, बस इतना याद है कि RNAi वाला क्वेश्चन था। यार तुम खुद देख लेना क्वेश्चन CUCT का, मैं देख के बता दूँ। ठीक है। जो mRNA है, वो mRNA का काम क्या है? उसका काम सेल रेगुलेशन है। जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे, कहाँ गया, देखो ये नॉन कोडिंग RNA है, ठीक है। नॉन कोडिंग RNA में स्मॉल RNA जाता है, ठीक है, siRNA, और siRNA से mRNA माइक्रो RNA फॉर्मेशन होता है। और उसका काम क्या है? उसका काम है हिस्टोन मॉडिफिकेशन, ठीक है। थ्रू हिस्टोन मॉडिफिकेशन वो क्या करता है? हमारा जीन को एक्सप्रेस करता है। ये याद रखना कि mRNA माइक्रो RNA है, वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन करता है, ठीक है। वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन करने के बाद हमारे बॉडी में जीन एक्सप्रेशन करता है, ठीक है। mRNA का बहुत ज़्यादा रोल है, हेलो, mRNA का बहुत ज़्यादा रोल है प्लांट स्ट्रेस रेगुलेशन में, ठीक है। अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रहा है कि mRNA जो है, इसीलिए देखो जो चीज़ रिसर्च के ट्रेंड में होगा ना, उससे ही क्वेश्चन आएगा। जैसे कि मान लो हैदराबाद में mRNA प्रोटीन के ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसीलिए उससे ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो mRNA से नेक्स्ट साल एक्सपेक्ट करो कि 2-3 यूनिवर्सिटी में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। ये नोट करके रखो कि जो mRNA है वो हिस्टोन मॉडिफिकेशन करता है। हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बाद वो हमारा जीन को एक्सप्रेशन करता है, जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये है mRNA का पाथवे। तुमको इसका ज़रूरत नहीं है, और किसी को चाहिए तो मैं भेजूंगा, उससे देख लेना। ये राइस वाला कॉम्प्लेक्स, ये दिख रहा है नीचे वाला जहाँ पे कर्सर है, उसको ओपन करो। देखो ये जो RISC कॉम्प्लेक्स है, राइस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट करो कि अगले साल तुमको आएगा ही आएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइस वाला कॉम्प्लेक्स, राइस कॉम्प्लेक्स, वो RNAi का एक पार्ट है, ठीक है। तो कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, पता है कि नहीं, कल मैंने क्या बोल रहा था तुम सबको लास्ट में? कोई बोलेगा? नोट बनाने के लिए। नोट्स बनाने के लिए? नहीं, नोट्स नहीं। मैं कल लास्ट में बोल रहा था कि हम जो खाते हैं वो हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, हमारा क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन, हिस्टोन मॉडिफिकेशन वो करता है, राइट। तो अच्छा, जो पंजाब का केस? हाँ, पंजाब का केस जो था, ठीक है, वही। देखो यहाँ पे देखो, ये जो भी हम खाते हैं ना, डाइटरी ग्लूटामाइन हो गया, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन हो गया, या कीटोजेनिक डाइट,
हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा कीटोन फॉर्मेशन होता है। कीटोन फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे ये जो देख रहे हो ना तुम, ये एसिटिलेशन है, ठीक है। एसिटिलेशन के बाद ये अनमॉडिफाइड है, उसके बाद मेथिलेशन होता है। तो ये ज़्यादा हमारा सेल को मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है हमको कैंसर होगा कि नहीं होगा। तो ये जो डाइटरी हम क्या खाते हैं उसके ऊपर हमारा सेल का एक्सप्रेशन मतलब जीन का एक्सप्रेशन हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि वो कैसे करता है। देखो सबको स्लाइड दिख रहा है? यू कैन जूम ऑल्सो, मैं भी जूम कर लेता हूँ थोड़ा। सबको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन? देखो मान लो यहाँ पे मिथ्योनाइन है, ठीक है। मिथ्योनाइन क्या करता है ना, हमारे बॉडी मतलब सेल के अंदर जाता है, फिर वो SAM साम में कन्वर्ट होता है। वो साम यहाँ पे देखो, ये जो साम है ना SAM साम, वो क्या होता है ना, वो यहाँ पे हमारा DNA को मेथिलेट करता है। तो हम ज़्यादा साम खा लेंगे मतलब मिथ्योनाइन रिच फूड खा लेंगे तो क्या होगा, फिर हमारा बॉडी में DNA मेथिलेशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ऐसे ही एसिटिल को एंजाइम ज़्यादा होगा तो फिर भी DNA एसिटिलेशन होगा, ठीक है। इमर्जिंग मॉडिफिकेशंस क्या है, जैसे कि लैक्टेट हो गया, नहीं तो बेंजोइल को अमीनो एसिड हो गया, वो सब हिस्टोन बेंजोलेशन करते हैं, हिस्टोन लैक्टिलेशन करते हैं। ये हिस्टोन का एक टाइप का डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन है जिसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो हिस्टोन डोपामिन लाइलेशन होता है, ठीक है। जो डोपामाइन है, डोपामाइन लेते हैं, पता है कौन लेते हैं डोपामाइन, कौन बताएगा? रंजीत? सर एंटी ट्रांसमीटर है। नहीं, डोपामाइन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है कभी कभी। सर नैकोटिक्स वाला? हाँ, नार्कोटिक वाला डोपामाइन है, ठीक है। वो सब जो दौड़ते हैं मतलब जो एथलीट है वो लेते हैं ना डोपामाइन, फिर उनके ऊपर वो बैन लग जाता, बैन एनफोर्स किया जाता है उनके ऊपर, वही डोपामाइन है। वो हमारा हिस्टोन को डोपामिनेशन कर लेता है, ठीक है। डोपामिनेशन ज़्यादा लेने के बाद फिर हमारा जो हमारे बॉडी के अंदर वो दिक्कत होने लगता है, ठीक है। ऐसे ही जो सब हम खाते हैं ना वो डिसाइड करता है कि हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, ठीक है। कल मैंने उसके क्रोमेटिन मॉडिफिकेशन के बारे में बोल रहा था। तो हमारा देखो, हमारा फूड आके हमारा सेल को मतलब जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा जीन हमको रेगुलेट कर रहा है, ठीक है। हमारा जीन हमको कुछ देर तक मतलब कुछ हद तक रेगुलेट कर रहा है, बट मोस्टली हम जो खाते हैं वही डिपेंड करता है कि हम जीन को कैसे रेगुलेट करें, ठीक है। योगा वगैरह करो, अच्छा खाना खाओ हेल्दी, तो फिर तुम भी हेल्दी रहोगे, हेल्दी खाना खाओगे तो फैमिली भी हेल्दी रहेगा, है कि नहीं। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? सर हाँ पूनम। नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है? क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट? मतलब यहाँ पर जो हम खाना खाते हैं यहाँ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है हमारी बॉडी के ऊपर? देखो चीज़ ये है कि सब कुछ लिमिट में बहुत अच्छा है, बट जब लिमिट से कोई भी चीज़ हो, ज़्यादा मतलब पढ़ाई हो, खाना हो, पीना हो, सोना हो, कुछ भी कोई भी चीज़ मान लो, या कोई भी डाइट, तुम पूरे दिन भर एग खा पाओगे क्या? तुम्हारा फिर इंडाइजेशन होगा। क्यों होगा इंडाइजेशन? एक लिमिट तक सब कुछ सही है, जब लिमिट वो क्रॉस कर लेता है तो वो गलत है। इंसेक्टिसाइड यूज हो सकता है, बट हम पूरे फील्ड के लिए, पूरा सभी इंसेक्ट के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र सब कुछ इम्पोज कर देंगे कहाँ पे? फील्ड में, तो वो हमको एडवर्स इफेक्ट डालेगा कि नहीं? हद से ज़्यादा कुछ भी बुरा है, यस सर। ठीक है। लिमिट में सब कुछ अच्छा है, लिमिट से जो भी चीज़ है वो बुरा है।
ओके, क्लियर। हाँ सर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर।